लुसेंट का पेज नंबर 242 और चैप्टर नंबर पॉलिटिकल साइंस में 36 पंचायती राज हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, तो प्रश्न है आपसे कि नगर पंचायत का क्या अर्थ होता है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। और नगर परिषद का मतलब होता है कि छोटे नगर क्षेत्र के लिए, और नगर निगम का मतलब होता है बड़े नगर क्षेत्र के लिए। ठीक है, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी और 1688 में। 1687 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे पूछेगा कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी भारत में? तो मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1688 में। और इसका निर्णय कब लिया था? बोर्ड डायरेक्टर ने अनुमति कब दिया था? तो 1687 में। अब ये चीज को हम लोग को याद रखना है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1688 में। ठीक है, तो नगर निगम से संबंधित 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के क में, ठीक है, और अनुच्छेद 243 में त से य और 6 तक दिया गया है और इसके लिए 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। जैसे ग्राम पंचायत के लिए संविधान के भाग 9 में है, भाग 9 में, और 243 में है और उसके लिए 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका के लिए संविधान के भाग 9 के क एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो ठीक उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने विषय का प्रावधान है? 18। ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय है और नगर पालिका के लिए 18 विषय, यानी 18 विषय पर वो अपना कानून बना सकता है, चाहे काम कर सकता है। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य बातें को हम लोग देखेंगे कि इसमें भी जो है पंचायती राज की तरह नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और नगरीय संस्थानों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है। ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज पंचायती राज से संबंधित इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 37 महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, शून्यकाल का मतलब क्या होता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और शून्यकाल का समय 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है, अर्थात दिन में 12 से 1 बजे। ठीक है, शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया या संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया है और इस काल के दौरान सदन अविलंबनीय महत्व के मामले को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। इसका अविलंबनीय महत्व का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई मैटर आ जाए जिसको मतलब तुरंत उसका निपटारा करना जरूरी है। वर्तमान समय में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया। सदन का स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन उस बात पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाए। सदन के स्थगन का मतलब होता है कि सदन के स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को कोई निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जैसे यह कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र की समाप्ति हो। ठीक है, विघटन का मतलब क्या होता है?
और संसद में जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें किसका विघटन किया जाता है? तो सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, तो विघटन का अर्थ है कि विघटन केवल लोकसभा में ही हो सकता है और इसे लोकसभा का अंत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। नाम है अनुपूरक, माने जो पहले प्रश्न पूछा गया है उसी से रिलेटेड अगर कोई नया माने कोई पूछना चाहता है पूछ सकता है। तारांकित प्रश्न क्या है? जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। स्टार क्वेश्चन, और स्टार क्वेश्चन का उत्तर मौखिक दिया जाता है मुंह से, तथा स्टार प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इस प्रश्न पर स्टार लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है स्टार प्रश्न। ठीक है, तो स्टार प्रश्न से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए कि जिन प्रश्नों का उत्तर संसद का मेंबर तुरंत चाहता है इसलिए उसको स्टार प्रश्न कहते हैं, उसे मौखिक पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है कि नॉन स्टार प्रश्न यानी कि अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न या नॉन स्टार प्रश्न कहा जाता है। और नॉन स्टार प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन पर अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते हैं। यानी कि स्टार वाला और नॉन स्टार में क्या अंतर है कि स्टार जो प्रश्न है उसको तुरंत उत्तर चाहिए, मौखिक रूप से चाहिए, उसको लिखित नहीं दिया जाता है। लेकिन नॉन स्टार प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है और एक बार जब लिखित उत्तर मिल गया तो दोबारा उस पर प्रश्न आप नहीं उठा सकते हैं। सातवां है स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान जो है आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है और स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब कोई प्रश्न आपसे पूछेगा कि स्थगन प्रस्ताव पर कम से कम कितने सदस्यों की स्वीकृति? 50 सदस्य होना अनिवार्य है। 50 सदस्यों की स्वीकृति होना अनिवार्य है। ठीक है। अल्प सूचना प्रश्न क्या है? जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के हों तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। यानी कि 10 दिन से भी कम अवधि के लिए अगर समय देकर पूछा जा सकता है तो उसे अल्प सूचना कहा जाता है। अब भाई कंसोलिडेटेड फंड क्या है? यानी कि संचित निधि। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि संचित निधि क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड। संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। तो सबसे पहले यही से प्रश्न बन गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है संचित निधि का प्रावधान है? 266 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 266 में। ठीक है, संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। ठीक है, और राज्यों को टैक्सों एवं शुल्कों में से उसका अंश देने के बाद जो धन बचता है वह संचित निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते संचित निधि परिभाषित है। इसे बहुत सारा प्रश्न बन गया। सबसे पहला प्रश्न बन गया कि संचित निधि को अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान मांगों के द्वारा ही व्यय किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यों को, जो भी राज्य हैं, उनको टैक्स एवं शुल्क बांट देने के बाद जो धन बचता है उसको संचित निधि में डाल दिया जाता है और उससे राष्ट्रपति और संसद को दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सब संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आइए 10 नंबर आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड क्या है?
ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार भारत सरकार एक कंटीजेंसी फंड की स्थापना करेगी, आकस्मिक निधि, अकस्मात घटना ना हो इसके लिए, और इसमें जमा धनराशि का व्यय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता और विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति इससे अग्रिम धन के रूप में मांग सकते हैं, एडवांस के रूप में। तो आपसे ये प्रश्न है कि जैसे संचित निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में है, तो आकस्मिक निधि की 267 में जस्ट आगे, ठीक है। और इसमें जमा धनराशि जो है उसको कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। और बिना संसद के, संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा, इसके अनुमति के बिना धन नहीं निकाल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो एडवांस रूप में पैसा निकाल सकता है। कहाँ से? आकस्मिक निधि से, ठीक है। अब आइए 11 नंबर में, आधे घंटे की चर्चा क्या है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, पहले उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाला कोई नया प्रश्न हो और उस पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन किया जाता है, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार की बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जाती है, उसी को आधे घंटे का चर्चा किया जाता है। मामला समझे कि मान लीजिए कोई प्रश्न हम चर्चा हो चुका है, नहीं, कोई प्रश्न हम पूछे, उसका उत्तर आप दे दिए, लेकिन और उसमें कुछ और हम कुछ छूटा शब्द है, हाँ, उसको हम आधे घंटे के लिए लास्ट में होगा उसमें हाँ, पूछ सकते हैं। तो कौन दिन होगा? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सामान्यतः 5 से 5:30 बजे तक की जा सकती है और ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए और विषय हाल के किसी स्टार प्रश्न या नॉन स्टार या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो, जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो, और ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? 3 से 4 दिन पहले, तब जाके आधे घंटे की चर्चा में शामिल होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अल्पकालीन चर्चाएं। भारत में अल्पकालीन चर्चाओं की शुरुआत कब से हुई? 1953 के बाद से हुई, ठीक है। और इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। लोक महत्व का क्या होता है? लोगों के जरूरत का चीज। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित संसद के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है और इस सूचना पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य है, ठीक है। अब आइए बहुत बढ़िया प्रश्न है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान मांग शामिल होते हैं और भारत में संचित निधि में कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं लेखानुदान क्या है? वोट ऑन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुदान, ये सब बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो लेखानुदान क्या है, जिसे वोट ऑफ अकाउंट कहा जाता है, कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है, ठीक है। किंतु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी पैसों की आवश्यकता होती है और इसके लिए अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत लोकसभा जो है लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है। कहने का मकसद समझे कि भारत का जो संचित निधि अनुच्छेद 266 में, ठीक है, उसमें आप बिना विनियोग विधेयक ले आए, कोई नियम लाए, नहीं, बिना कोई कागज प्रस्तुत किए विधेयक लाए आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत समय ऐसा आता है कि वो विधेयक प्रस्तुत करने का समय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति के लिए सरकार क्या करती है? जैसे मान लीजिए अगले चुनाव है और तब तक हम यहाँ लोकसभा में कोई कागज प्रस्तुत बैठक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बीच का जो खर्च है, सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो चुनाव आ गया, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है? लेखानुदान ले आता है वोट ऑन अकाउंट अनुच्छेद 116 के क के अनुसार
और इसी में जो है उस राशि को मंजूर किया जाता है और सरकार काम करता है, और इसका विवरण बजट में पेश नहीं किया जाता है। संभव ही नहीं है। तो लेखानुदान का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 116 के क। और संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 264। ठीक है। और अल्पकालीन चर्चाएं प्रथा की शुरुआत 1953। ठीक है। अब आइए वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल क्या है। संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। तो जब भी प्रश्न पूछेगा कि वित्त विधेयक क्या है तो अनुच्छेद 112 है, लेकिन जब धन विधेयक कहेगा तो 110 होगा। ठीक है। तो वित्त विधेयक संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है और जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। ठीक है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या खर्च से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। बार बार प्रश्न पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, वित्त विधेयक है कि नहीं, इसको साबित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है। और वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में? 112। धन विधेयक का ये 16 नंबर पॉइंट। संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 के में कहा गया है कि विधेयकों को धन विधेयक कहा गया है। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110 में। और वित्त विधेयक 112 में। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक। ठीक है। और धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से। 3 गो प्रश्न मिला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 अनुपूरक अनुदान। यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किए जाने वाले प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है या वर्ष के बजट में उल्लेखित न की गई हो और किसी नई सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती हो तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवाएगा। और अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया है। कहने का मतलब मान लीजिए सरकार अपना खर्चा कर रहा है लेकिन तत्काल में कोई नया योजना लाना पड़ गया तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अनुपूरक अनुदान के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद में पेश करवाएगा। बजट सत्र 18 नंबर। यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है और इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आने वाले वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाता है जिस पर विचार भी किया जाता है और पारित भी किया जाता है। बहुत ही धीरे यह प्रश्न गया 19 नंबर पॉइंट सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? लोकसभा के प्रति। और किस अनुच्छेद में है? तो 75 के 3 में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो अनुच्छेद 75 के 3 में है और मंत्रिपरिषद जो है वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा अर्थात संसद के निम्न सदन का बहुमत प्राप्त हो। और संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन है? लोकसभा। ठीक है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास अगर खो दिया तो मंत्रिपरिषद को तुरंत पद त्याग देना पड़ता है। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 20 नंबर कटौती प्रस्ताव। सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान मांगों में किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं और सरकार की नीतियां की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ मोदी साहब का खर्चा है
तो कांग्रेस कहेगी कि उसमें 1 रुपये कम रहेगा। ठीक है, जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्दे का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ठीक है, बहुत ही आ गया पॉइंट। और विश्वास प्रस्ताव आप ग्राम पंचायत में भी सुने होंगे, या पंचायत समिति के अंतर्गत जिला परिषद, यहाँ तक कि सी मुख्यमंत्री के समक्ष भी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। विपक्षी का अविश्वास विपक्षी का नेता प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा भी होना आवश्यक है। और चर्चा के बाद अध्यक्ष जो होता है वो मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। तो 2 चीज हम लोगों को मिला। एक तो अगर स्थगन प्रस्ताव लाना हो तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव भी लाना हो तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है कि 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होता है और जो सदन होता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें अध्यक्ष मतदान करवाता है। अगर वर्तमान सरकार अगर हार गई वोटिंग में तो उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा रहा। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे और यही वो बुक है लुसेंट जी के। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।